हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में 50 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। इन 50 क्वेश्चन में आपके उत्तर प्रदेश संबंधित करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, बीपीओ, बीडीओ, प्रीलिम्स 2026 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। कल यानी 26 जनवरी 2026 को आपकी जनसंख्या नीति से संबंधित वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राजकीय महोत्सव 2026 के मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के मुख्य विषय विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश है। इस दिन वन जिला वन क्यूजन योजना की शुरुआत की गई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में परसों आपका उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस निकल के गया है, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो हम पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अपनी वर्तमान स्थिति में आया था, जबकि उससे पहले उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश राजकीय महोत्सव 2026 के जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? आपके अमित शाह जी हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 का मुख्य विषय, ये आप लर्न कर लेंगे। मुख्य विषय क्या है आपका? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश इसका मुख्य विषय है। इसी दिन आपकी एक योजना भी प्रारंभ की गई है, वन जिला वन क्यूजन योजना की शुरुआत भी की गई है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल में संवर्धन हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? नॉस्कॉम, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या है? नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल में वृद्धि करने के लिए संवर्धन करने हेतु एक कंपनी के साथ में समझौता किया गया है। उस कंपनी का नाम आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2026 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो उस कंपनी का नाम है आपका ऑप्शन नंबर 1, नेस्कॉम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया? समझौता किया गया है। जिससे क्या होगा कि जो आपकी युवा पीढ़ी है वो किसमें, टेक्निकली जो एजुकेशन है आपकी, उसमें उसका संवर्धन किया जा सके, इसलिए इसके साथ में साझा किया गया है। इसी के साथ साथ आपकी इसमें जो आपकी नेस्कॉम कंपनी है ये हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी? उत्तर प्रदेश में आपकी एआई सिटी बनाने में हेल्प करेगी। ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का एआई सिटी कहाँ पर बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित है एआई सिटी बनना। तो याद कर लीजिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, नेस्कॉम। अखिल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कि अखिल पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ है 2026, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ कथन भी देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे पहले बात आती है कि कौन से संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया गया है? एडिशन आपको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। एडिशन जिसका आयोजन किया गया है वो है आपका 86। अब हम बात करते हैं कि इस जो आपका सम्मेलन है उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो उद्घाटन करता है आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या गवर्नर, जिसे हम कहते हैं आनंदीबेन पटेल।
इन्हीं के साथ साथ आपकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल टोटल कितनी बार मेजबानी उत्तर प्रदेश कर चुका है इस सम्मेलन की। तो उत्तर प्रदेश टोटल 4 टाइम यानी 4 बार अपनी मेजबानी कर चुका है। कब कब मेजबानी की है उत्तर प्रदेश ने? तो ये 1961 में प्रथम बार की थी, सेकंड टाइम आपके 1985 में की थी, थर्ड टाइम आपके 2015 में की थी। अब 11 साल बाद 2026 में भी उत्तर प्रदेश ने इसकी मेजबानी की है। ध्यान रखिएगा जो इसकी थीम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और थीम का नाम क्या है? विधायी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, निष्पक्ष करना, जवाबदेही करना और सुनिश्चित करना। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं कि इसके संचालन, पूछा गया है कि इसका संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मानव संसाधन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाना है। अब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एक एक पॉइंट आपका। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में इसकी जो है शुरुआत की गई है। आयोजक कौन है? तो इसका मतलब प्रारंभकर्ता कौन है? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सरकार है आयोजक। जितने भी पॉइंट आपको मैं बताता हूँ वो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान से समझनी है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो आपको पता है कि ऑलरेडी इसमें रोजगार शब्द आ रहा है, तो इसके अंतर्गत आपके रोजगार प्रदान करना, सृजन करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। तो सही क्या है ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत की गई है? बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका लेखपाल के रेफरेंस में, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपकी 10 नंबर की इकोलॉजी आने वाली है। तो उस 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत आपकी की गई है। यानी जो डॉल्फिन है उनका एस्टिमेटिंग किया जा रहा है, उनकी काउंटिंग की जा रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बिजनौर जिले से आपकी इसकी शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं इसके एडिशन की कि कौन से एडिशन की शुरुआत की गई है काउंटिंग करने के लिए। तो एडिशन नंबर की जो शुरुआत की गई है वो है आपका 2nd। ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। आकलनकर्ता कौन है? मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए कि आकलन कौन करवा रहा है। तो आकलन करता है आपका पर्यावरण मंत्रालय, जो कि आपका सेंट्रल का मंत्रालय है। तो क्या है उसका पूरा नाम? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा इसका आकलन किया जा रहा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण आपको पता ही है कि लेखपाल में 10 नंबर की आने वाली है, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना कंपलसरी है। हम बात करते हैं डॉल्फिन की कि डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसकी शुरुआत कब की गई थी। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ ले। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका प्रारंभ किया गया है 2020 में। जैसे आप प्रोजेक्ट टाइगर याद करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है आपके बिजनौर ज़िले से 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में और पता कर लेते हैं कि जो आपकी गणना है, आकलन किया जाना है, प्रथम चरण का आकलन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, क्योंकि ये कई चरणों में आकलन चलेगा आपका। तो प्रथम चरण में आपका बिजनौर से लेकर
कहाँ तक आकलन होगा, तो गंगा सागर तक आकलन होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि इसके साथ साथ पहले फेज में आपकी सिंधु नदी में भी आपका आकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत बदायूं जिले से की गई है। क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो आयोजन हमेशा याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बैठक कौन से नंबर की हुई है? तो 4th नंबर की यहाँ पर बैठक ये की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मेज़बान करता कौन था, तो मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो मेज़बानी की गई है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत जो मिशन स्टार्ट करने की घोषणा की गई है, वो कौन से मिशन स्टार्ट करने की घोषणा की गई है? इस मिशन का नाम 100% आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि UPAI मिशन की शुरुआत किस बैठक के दौरान आपकी की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 5। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? इटावा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ से आपकी की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ शहर में इसकी शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं कि सर ये लखनऊ शहर में कहाँ पर किया गया होगा, कहाँ पर बनाया गया होगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थिति है लखनऊ है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है इसकी स्थिति है आपके सफारी, जो कुकरेल वन वाला क्षेत्र है आपका लखनऊ का, उसमें इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर जो एरिया है वो कुकरेल वन क्षेत्र में पड़ता है, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक रिजर्व भी है, कुकरेल रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है इसकी जो स्थापना की गई है, कब की गई थी? स्थापना की गई है 1950 ईस्वी को। कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो ये एरिया में फैला हुआ है 4500 एकड़ एरिया में। तो इस प्रकार यहाँ पर इसे प्रारंभ किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का वाराणसी में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, या किन के द्वारा किया गया, ठीक है शब्द। तो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन करता आपसे पूछा गया कि किन के द्वारा इसका उद्घाटन आपका किया गया है। तो देखिए पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, या फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही थी? राष्ट्रीय वॉलीबॉल की बात की जा रही थी कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर उद्घाटन हुआ कहाँ पर है? तो ये इसका आयोजन आपका वाराणसी में भी किया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके एडिशन की। तो 2026 में इसका जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन होगा? ध्यान रखना है 2026 में इसका एडिशन 72वां एडिशन है। प्रतिभागी की अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कितने प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 28 स्टेट्स टीम की यहाँ पर आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी मेजबानी या फिर कह सकते हैं कि आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा या किया गया है?
तो इसका आयोजन है। आयोजन कब से किया गया है? तो आयोजन हुआ है इसका 4 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं कि संचालक कौन है इसका, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो ध्यान रखना है। संचालक है इसका वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? उद्घाटनकर्ता कौन है? मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है AI क्लिनिक, इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो कि आधारित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक की बात की गई है कि ये कहाँ पर ओपन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी में इसकी शुरुआत की गई, जिसे हम औद्योगिक नगरी ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो ग्रेटर नोएडा किसका हेड क्वार्टर है आपका? तो ये चीज़ मैं काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा हेड क्वार्टर है आपके गौतम बुद्ध नगर का। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, कौन इसे देखने वाला है। ग्रेटर नोएडा में कहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसमें इसे प्रारंभ किया जाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका संस्थान है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, ग्रेटर नोएडा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी निवास करती है? कौशाम्बी, सीतापुर, सोनभद्र, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी आपकी निवास करती है। आप सभी को पता है कि जो अनुसूचित जनजाति है वो से हम किस नाम से जानते हैं? ST के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आबादी के आधार पर आपको आंसर टिक करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स आपके निवास करती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जनसंख्या और बाई परसेंटेज के हिसाब से, तो दोनों के आंसर क्या होंगे? दोनों के आंसर ही आपके सोनभद्र ही आएंगे। ये चीज़ को आपको याद रखना है। चाहे वो प्रतिशत में पूछा जाए, चाहे वो आपका जनसंख्या वाइज पूछा जाए, दोनों का आंसर एक ही होगा। सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा निवास करती है आपकी ST कैटेगरी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। नई जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार 2030 तक औसत जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य है? 66 वर्ष, 67 वर्ष, 71 वर्ष, या फिर 72 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई जनसंख्या नीति 2021-30 की बात की गई है कि 2030 तक औसत जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। अब हम पहले बात कर लेते हैं नई जनसंख्या नीति 2021-30 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नीति कब लाई गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नीति लाई गई है आपकी 11 जुलाई 2021 को। इसके अंतर्गत आपके जो टारगेट रखे गए हैं वो 2 प्रकार के टारगेट आपके रखे गए हैं। एक तो है आपका शॉर्ट टर्म टारगेट और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म टारगेट। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 2026 तक प्राप्त करने हैं, वहीं लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो 2030 तक प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2030 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष की होगी। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में हमें प्राप्त करनी है आपकी 66 ईयर्स,
वहीं आपकी प्राप्त करनी है हमें लॉन्ग टर्म में 67 ईयर्स, और 67 कोई भी आपका ऑप्शन में नहीं है, जो कि आपका आंसर होना चाहिए था। इसलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5 है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। बे बच्चे जो जनसंख्या नीति 2021-30 डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल यानी आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। आप उस वीडियो को डिटेल में जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 19.23%, 20.23%, 21.23%, 22.13% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। ये क्वेश्चन आपका 100% पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि यूपी SSS से कई बार इस क्वेश्चन को आपसे रिपीट करवा चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो आपकी वृद्धि दर है वो कितने परसेंट आपकी दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि आपने की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 20.23% आपकी दशकीय वृद्धि दर रही है उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप ढंग से याद कर लीजिएगा। परसेंटेज आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मेल पर्सन की और फीमेल पर्सन की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। तो मेल पर्सन की जो दशकीय वृद्धि दर रही है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, तो 19.23% है आपके मेल पर्सन की ग्रोथ रेट। वहीं फीमेल की कितनी है, तो फीमेल की है आपकी 21.23% है फीमेल की। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अगर एवरेज क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश के एवरेज में तो आपके 20.23% होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि राज्य के स्तर पर जो आपका ब्रेल पुस्तकालय है उसका निर्माण कहाँ पर आपका किया जाना है। ब्रेल पुस्तकालय के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका कि राज्य के स्तर पर ब्रेल पुस्तकालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में किया जाना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं है तो क्या है सर, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आपका बनने वाला है ये बनेगा आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ज़िले में। लखनऊ ज़िले में भी कहाँ पे बनने वाला है, तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है डॉक्टर शकुंतला। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले ऐसा करके पूछा जा चुका है। यहाँ पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉलेज में इसका उद्घाटन किया जाना है। अब बात करते हैं कि सर ये ब्रेल पुस्तकालय है क्या। तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में आपकी 4 जनवरी निकल के गई है जिसमें हम ब्रेल दिवस अपना सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो ब्रेल दिवस है वो है क्या, उसके बारे में भी समझ लिए। ऐसे लोग जिनकी आई साइड वीक होती है, आई क्या होती है, बिल्कुल ही वीक होती है, अंधे होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ऐसी पुस्तकें बनाई जाती है जिससे वो टच करके पढ़ सके। यानी उनमें आपके डॉटेड से आपको पढ़ा जाता है, खोदा जाता है उन पुस्तकों को, इस तरह से आपके वो बने होते हैं। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए इसकी बात कही गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए ये तो आपको पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में मात्र एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
उसके संदर्भ में आपको चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए, कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। यह बुलंदशहर में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 यूनिट कार्यरत हैं। इसके द्वारा नीचे पहल के तहत 6 रोग से संबंधित रोगियों को गोद लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, दोबारा से भले पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब ये गलत क्यों है देखिए, यह बुलंदशहर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ये गलत है, क्योंकि यमुना नदी पर ना बन के ये कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका गंगा नदी के तट पर। यह परमाणु ऊर्जा की 2 कार्यरत यूनिट हैं, बिल्कुल ठीक है। निश्चय पहल के तहत इन्होंने 6 संबंधित रोगियों को गोद लिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसमें आपकी संख्या कितनी है, 7 या 990 संख्या है टीबी रोगियों की। तो इस प्रकार जो सही आंसर होना था वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, यह यमुना नदी पर ना बन के किस पे है, गंगा नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग 34, राष्ट्रीय राजमार्ग 552, राष्ट्रीय राजमार्ग 19, राष्ट्रीय राजमार्ग 31, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन काफ़ी 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी है UPSSC। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पर आपको पता करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 552 उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि यहाँ से गुजरता है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, कौन सा पूछा गया था। इसकी लेंथ उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर है? तो इसकी जो लेंथ है उत्तर प्रदेश में मात्र 4 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। कितने किलोमीटर लेंथ है? तो मात्र 4 किलोमीटर लेंथ है उत्तर प्रदेश में इसके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम है? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया, और 2011 की जनगणना वाला जो पोर्शन है मैं कल के वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर फुल डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात आपका सबसे कम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, सिख समुदाय के लोगों का उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर हम सभी धर्मों की बात करते हैं लिंगानुपात के, कौन से धर्म का कितना लिंगानुपात है, तो उसमें भी हम बात कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनका लिंगानुपात है आपका 937। हिंदू भाई लोगों का है आपका 907। वहीं अगर आपके सिख समुदाय की बात करते हैं तो इनका है 885, और ईसाई धर्म की बात करते हैं तो इनका है 950। यानी धर्म के अगर आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो रेशियो है वो आपका सिख समुदाय का है, जबकि मैक्सिमम किसका है, ईसाई समुदाय का है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इस प्रकार 3। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत है? 32.9%, 31.2%, 33.4%, या 34.2%, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, UPPCS भी क्वेश्चन इसको पूछ चुकी है कि राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर आपके कितने प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 32.9% आपकी राज्य औसत कार्य सहभागिता दर है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर कितनी दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों की जो आपकी कार्य सहभागिता दर है वो 31.2% है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर 33.4% है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, भातखंडे संगीत संस्थान 1927 या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिल्कुल सही आंसर है, जिसकी स्थापना डेट मेंशन नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 4। भातखंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में, वो आपकी कब हुई है? 1927 ना होकर 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। जबकि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963, भारतेंदु नाट्य संगीत अकादमी की स्थापना 1975। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अंबेडकर नगर में आयोजित किया जाता है? पशु मेला, द्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे और आएंगे भी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार है जिसका आयोजन अंबेडकर नगर में आपका किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गोविंद साहब मेले का आयोजन अंबेडकर नगर में किया जाता है। जबकि अदर ऑप्शंस के आंसर भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ये क्वेश्चन। पशु मेला का आयोजन आपका प्रत्येक कार्तिक मास में आपका किया जाता है, और प्रत्येक कार्तिक मास में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एक जगह का नाम है वटेश्वर धाम में इसका आयोजन किया जाता है, जो पड़ती है आपके आगरा शहर में। किस नदी के किनारे पर है? तो ध्यान रखना है, यमुना नदी के किनारे पर इसका आयोजन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं द्रुपद मेला की, तो यहाँ पर द्रुपद शब्द ये शब्द है आपका एक्चुअली में। द्रुपद मेला की बात करते हैं तो ये इसका आयोजन किया जाता है आपके वाराणसी शहर में। किस नदी के किनारे पर किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि वाराणसी आपका एक प्राचीन नगर है, जो कि रिवर गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं बात करते हैं माघ मेला की, तो माघ मेले का जो आयोजन किया जाता है वो है आपका प्रयागराज यानी संगम पर। सबसे खुशी की बात है कि 2026 में इसका आयोजन वर्तमान में भी क्या है, कंटिन्यूस किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एक व्यक्ति दे रखा है, दूसरा जन्म स्थान दे रखा है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म आपका पटियाली में हुआ है, मिर्जा गालिब का आगरा में, जोश मलियाबाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का आपका प्रयागराज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर होगा, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी कासगंज में हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम बात करते हैं मिर्जा गालिब की आगरा में हुआ है, जोश मलियाबाद में ही हुआ है। राम प्रसाद का बिस्मिल आपका प्रयागराज में ना होकर कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? 20%, 21%, 25%, 30% या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात की गई है कि जिसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में। इसके अंतर्गत जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई हैं वो कितने % की गई हैं, ये चीज़ आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि आरक्षण से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इनके लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। इसका प्रावधान अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ पे पढ़ेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब आप आर्टिकल नंबर 243 का डी पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपकी फेमस पर्सनैलिटी दे रखी है, दूसरी तरफ आपके उन राजाओं के नाम दे रखे हैं जिनसे वो संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है ये आपके। जबकि आपके बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है, हरिसेन का चंद्रगुप्त प्रथम या कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। तो यही आंसर आपका हुआ, क्योंकि ये सम्मिलित आपका नहीं है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आपका पहले भी रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। जो सिंहासन बत्तीसी है उसके रचनाकार आपसे पूछे गए हैं मतीराम, लल्लूलाल, रसकांत, सेनापति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सेनापति के द्वारा इसे लिखा गया है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है? पश्चिमी क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात किसकी की गई है? खड़ी बोली की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र में खड़ी बोली आपकी बोली जाती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का रफली आपका क्या है एक चित्र बनाया है, जिससे कि चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। माना कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपकी कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ पर आपकी बोली जाती हैं। तो यहाँ पर जब खड़ी बोली की बात आती है तो ये आपके इस क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि आपका क्या है पश्चिमी क्षेत्र का एरिया है, जो आपका बेस्ट यूपी है, वहाँ पर आपकी बोली जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा मेरठ है, आपका बागपत है, आपका जो बुलंदशहर है, ये वाले जो नगर हैं या फिर कह सकते हैं जिला हैं पश्चिमी वाले, उन जिलाओं में बोली जाती है। वहीं उसके बाद में एक और क्षेत्र आता है जिसका अगर हम डिवीज़न करेंगे यहाँ पर पड़ता है, उसे कहते हैं हम आपका ब्रज क्षेत्र। क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र कहते हैं। ब्रज क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये इसका एरिया कौन सा है? तो जो मथुरा के आसपास का एरिया है उसमें बोली जाती है। वहीं अगर हम बुंदेली की बात करते हैं तो ये आपके इस वाले क्षेत्र में बोली जाती है बुंदेली, क्योंकि जितना आपका बुंदेलखंड का जो एरिया है उसी में आपकी बुंदेली भाषा को बोला जाता है। अवधी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके इस क्षेत्र में बोली जाती है जहाँ पर आपका लखनऊ का एरिया है। ध्यान रखिएगा, अवधी आपके लखनऊ के एरिया में आपकी बोली जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके भोजपुरी की, तो भोजपुरी आपकी मोस्टली पूर्वी या पूर्वांचल में ही आपकी बोली जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये डायरेक्टली आपके रीजनल वाइज क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में खाप पंचायत का उल्लेख मिलता है? पश्चिमी क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में खाप पंचायत का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र में इसका उल्लेख मिलता है। जबकि हमने ऑलरेडी पहले समझा हुआ है, क्योंकि इस जो खाप पंचायत है वो किस समुदाय से रिलेटेड करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी समुदाय है जाट समुदाय से इसका संबंध है। जबकि जाट समुदाय उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है आपका मेरठ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? स्वामी रामानंद, स्वामी रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
3 गोस्वामी तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि जी का अवतार इन्हें माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि मोस्टली इनकी रचना ही काफ़ी आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जिनकी जो रचना आती है वो है आपकी रामचरितमानस। ध्यान रखिएगा, जो कि एक पवित्र ग्रंथ है आपका। रामचरितमानस को इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। सॉरी, हाँ ठीक है, अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। वहीं अगर अदर भाषाओं की बात करते हैं तो इनमें आपकी कौन कौन सी रचना इनके द्वारा लिखी गई हैं? रत्नावली इनके द्वारा लिखी गई है आपकी, कवितावली इनके द्वारा लिखी गई है, भैरवी रामायण इनके द्वारा लिखी गई है। इन सभी रचनाओं के बारे में आपको रीड करना है, प्रॉपर तरीके से आपको लर्न रहना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन की जयंती का उत्सव निधि वन में मनाया जाता है? रसकान, गोस्वामी तुलसीदास, हरिदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन की जयंती का उत्सव है निधि वन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्वामी हरदास का जो जन्म उत्सव है मनाया जाता है कहाँ पर? निधि वन में। अब ये निधि वन कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है, निधि वन आपका पड़ता है वृंदावन में। और वृंदावन आपका कहाँ पर है? तो ये आपका मथुरा जिले में पड़ता है। जबकि हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना है इनका जन्म आपका अलीगढ़ में हुआ है, लेकिन इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और इनको जो निधन हुआ है निधि वन में हुआ है, वहीं पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का प्राचीनतम शहर में से एक है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2015 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। वहाँ पर आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही था कि विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से कौन सा है? आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। वाराणसी शहर आपका प्राचीनतम नगरों में से एक है। जब हम बात करते हैं वाराणसी शहर की कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है A to Z पॉइंट इसके बारे में हमें समझने हैं। ये आपका गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है। यहाँ पर आपका एक टेम्पल है जिसे हम काशी विश्वनाथ का टेम्पल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन वहाँ से आपके पूछे गए हैं कि काशी विश्वनाथ का टेम्पल आपका कहाँ पर है। यहीं पर दूसरा जो फैक्ट पूछा जाता है, भारत माता का मंदिर भी आपका यहीं पर स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये जो आपका दूसरा है पॉइंट है, जो MP है यहाँ के कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के MP हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली थी? सारनाथ, पावरपुरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए महात्मा बुद्ध जी की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुशीनगर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, यानी उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी हो। यही शब्द आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त इन्हें हुआ था। वहीं अगर सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपने इन्होंने उपदेश दिए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम पावापुरी की बात करते हैं तो यहाँ पे किन की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपकी मृत्यु हुई है
महावीर स्वामी की, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपके खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके खेल दे रखे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो केडी सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा, क्योंकि कौन इनमें सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सैयद मोदी का संबंध क्रिकेट से नहीं है, जबकि अदर केडी स्वामी का इनका संबंध सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल, सीतापुर, अबुल फजल, आगरा, बीरबल, कन्नौज, जियाउद्दीन बर्नी, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तरफ आपके जन्म स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके लोग दे रखे हैं, पूछा गया कौन आपका सुमेलित नहीं है। टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ है, ये बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ है, बीरबल का जन्म कन्नौज में हुआ है, देखते हैं। जियाउद्दीन बर्ली बुलंदशहर, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है बीरबल का, क्योंकि इनका जन्म कन्नौज में ना होकर कहाँ पे हुआ है? कालपी में हुआ है। और कालपी कहाँ पर है? कालपी है आपका जालौन में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से चूनार किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है किसकी? चूनार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीमेंट उद्योग के लिए आपका चूनार फेमस है। जबकि आपका कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो ध्यान रखना है, कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद फेमस है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। गीडा का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर देखिए, गीडा दे रखा है, और गीडा की जो इंग्लिश है वो क्या होगी? GIDA। इसका अभिप्राय क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका अभिप्राय है। अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, आपको इजीली आप समझ जाएंगे। यहाँ पर G से हो जाएगा आपका गोरखपुर, I है आपका इंडस्ट्रियल, D से हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ए से क्या है आपका? अथॉरिटी है। तो जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो इसको हम बोल देते हैं गीडा, यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1989 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वीट लागू कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे क्या है? मूल्य वर्धित कर है आपका, ये जो बीट का मतलब है वो क्या है आपका? BAT है। BAT है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009, या 1 अप्रैल 2008। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1 अप्रैल 2008 से ये लागू हुआ था। अब देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है? मान के चलिए कि आपके कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने गए मार्केट में और उसकी प्राइस आपकी 10 रुपीज़ है, लेकिन उस पर मान के चलिए कि 1 रुपये का उन्होंने वैट लगा दिया, तो टोटल वैल्यू कितने की होगी? 11 रुपये की होगी। तो जो 1 रुपया है वो आपका टैक्स है, वो आपका वैल्यू एडेड टैक्स माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 यूनिट हैं? तो देखिए, यहाँ पे यूनिट शब्द आपका क्या है? मिसिंग हो गया है।
यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 यूनिटें कार्यरत हैं। अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अमरोहा। आपका ढोलक उत्पादन के लिए या कह सकते हैं कि कारीगरी के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, आपका जौनपुर है तो इसके हम क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यहाँ पर ही आपकी एक अटाला मस्जिद है, ध्यान रखना है, वो भी क्वेश्चन में कई बार पूछी गई है। बुलंदशहर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक जो लर्न करना है वो है आपका नरोरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। तो इस प्रकार से ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हींग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हापुड़, जलेसर, हाथरस, संभल, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, हींग उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र आपका फेमस है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जलेसर, जो आपका क्षेत्र है वो हींग उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि हापुड़ जो आपका ज़िला है वो क्या है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितना एरिया है टोटल? तो मात्र 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, या उनमें से सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लघु एवं मध्यम उपक्रमों को क्या दिया जाना है, दीर्घकालीन ऋण की बात की गई है। तो क्या सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपका कानपुर शहर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी जिसे हम कहते हैं मथुरा में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, बिल्कुल ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग सोनभद्र, ये भी सही है। तो आपका इनमें से कोई नहीं, या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या ऑप्शन नंबर 5 होगा, लेकिन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। उर्वरक जो संयंत्र है वो लखनऊ में स्थित नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तेल शोधनशाला की, जिसे हम रिफाइनरी भी कहते हैं, आप इजीली इसको लर्न कर लीजिएगा। रिफाइनरी पूछा गया है, एकमात्र है आपके मथुरा में है। एल्युमिनियम उत्पादक जिसे हम हिंडाल्को कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हिंडाल्को आपके कहाँ पर स्थित है, तो हिंडाल्को स्थित है आपके सोनभद्र में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही आंसर। आपसे पूछा गया कौन आपका सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? फिरोजाबाद, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से को पीतल नगरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। फिरोजाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीतल का वर्क किया जाता है। जबकि वहीं अगर हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो इसे हम कांच उद्योग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सुहाग नगरी भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछा गया कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पे की गई? प्रतापगढ़, प्रतापपुर, बलरामपुर, मवाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रतापपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये जो प्रतापपुर है वो कहाँ पर स्थित है, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले आपके 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है।
प्रतापपुर आपका है कहाँ पर, तो ये आपका देवरिया जिले में आपका स्थित है। सही आंसर इस प्रकार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला किस जिले में स्थित है, रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में आपकी स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके गोरखपुर जिले में आपकी स्थित है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। गोरखपुर की बात करते हैं तो ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है गोरखपुर के बारे में कि ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, तो ये राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ आपका शहर है। यहाँ पर हाल ही में आपका 14 जनवरी को एक मेले का सेलिब्रेशन किया गया था जिसे हम खिचड़ी मेला भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके कई फैक्ट क्लियर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा एक एक करके। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, ये बिल्कुल आपका फैक्ट सही है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, ये भी आपका ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, जवाहरलाल नक्षत्रशाला वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, जवाहरलाल नक्षत्रशाला आपकी वाराणसी में स्थित नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये स्थित है आपके प्रयागराज शहर में। अब थोड़ी सी और डिटेल देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछा जाए तब भी आपका आंसर आपका रामपुर ही रहेगा, लेकिन अगर इसका दूसरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला, इनके नाम पे भी इसको रखा गया है और नाम परिवर्तन काफ़ी बार कर दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये भी कहाँ पर होगी, आपके रामपुर में ही होगी, किसी भी नाम से आए आपको रामपुर टिक करना है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, 112, 1090, 1080, 108 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वीमेन हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1090। वहीं अगर आपको पुलिस बुलानी है तो कौन सा नंबर डायल करेंगे, 112 डायल कर देंगे तो आपके लिए पुलिस अवेलेबल होगी किसी भी जगह पर। वहीं 1080 किसके लिए है, तो ये आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तीनों ही नंबर इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। ताज ट्रेपेजियम परियोजना की शुरुआत कब की गई, 1998, 1999, 2001, 2002 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ताज ट्रेपेजियम की बात करते हैं, कब इसकी शुरुआत की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1999 ईस्वी में ताज ट्रेपेजियम परियोजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका जो ताजमहल है उसको प्रोटेक्ट करना था। किससे प्रोटेक्ट करना था, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से उसे प्रोटेक्ट करना है, ये इसका उद्देश्य है। यानी इसके कुछ एरिया में मान के चलिए ये आपका ताजमहल है तो इसके चारों तरफ आपका कोयला वगैरह आप प्रयोग नहीं कर सकते, ये इसके अंतर्गत आपका कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता में कितना अंतर है, 19.12%, 20.1%, 22.2%, 23.23% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि महिला और पुरुष साक्षरता में कितना अंतर है। तो पहले इस आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितना लिटरेसी रेट है। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो जो मेल का लिटरेसी रेट है वो 77.3% है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं कि उनका कितना है, तो इनका है 57.2%।
जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 0.1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, 20.1% का आपका डिफरेंस है दोनों की लिटरेसी रेट में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है? आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बड़ी एक विचित्र कहानी है उत्तर प्रदेश की कि सबसे कम लिंगानुपात है आपके गौतम बुद्ध नगर का। अब ये विचित्र कहानी क्यों है वो भी समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। क्या है? लिटरेसी रेट तो मैक्सिमम है आपके उत्तर प्रदेश में, जबकि वही रेशियो की बात की जाती है यानी लिंगानुपात की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का सबसे लोएस्ट है, यानी क्या है? मिनिमम है। ये विचित्र कहानी जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है लेकिन लिंगानुपात उतना ही नीचे है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो ध्यान रखिए जौनपुर का सबसे मैक्सिमम लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है जौनपुर का? तो 1024:1000। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में निवास नहीं करती? बेगा, सहरिया, खरवार, अगरिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जो जनजाति है वो आपके सोनभद्र में निवास नहीं करती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, सहरिया जनजाति आपके सोनभद्र में निवास नहीं करती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है आपके ललितपुर शहर में। और ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए ललितपुर आपका जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2008, फरवरी 2008, नवंबर 2008, दिसंबर 2008 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा नवंबर 2008 में दिया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, बरेली, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 अप्रैल, 23 दिसंबर, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक 24 अप्रैल को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी को हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस। वहीं अगर हम बात करते हैं 23 दिसंबर की तो यहाँ पर आपका किसान दिवस आपका मनाया जाता है। अगर 10 दिसंबर की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।